नमस्कार दोस्तों भारत देश की राजनीतिक तस्वीरें बदल रही है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको भारत देश के पावर सेंटर यानी यूं कहें इस भारत देश के सबसे ताकत के प्रतीक रायसीना पहाड़ी आपको जाना होगा। यानी सियासी तौर पर देर शाम वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम या फिर कहे सियासत की धड़कनों को अगर आपको महसूस करना या समझना है तो फिर मीटिंगों के उस दौर को आपको समझना पड़ेगा, जिसके जरिए आने वाले समय में भारत देश की राजनीतिक सत्ता या तो बदल जाए या फिर उसे बदलने से कैसे रोक दिया जाए। यानी यह एक ऐसे अद्भुत राजनीतिक प्रयोग है जिसके भीतर चुनाव हो रहे हैं और आखिरी दौर में है वो, और उसके बाद इस भारत देश का जनादेश देश के सामने होगा। लेकिन करवट लेती इस सियासत को थामने के लिए दिल्ली की रायसीना पहाड़ी में साउथ ब्लॉक में खासतौर पर लाल गलियारों के भीतर सियासत की धड़कनें लगातार सीक्रेट मीटिंग कर रही है। और ये अंदाजा पहली बार मीटिंगों के जरिए निकल करके बाहर आ रहा है कि दरअसल इस भारत देश के भीतर में 2024 का लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसके भीतर इस भारत देश के तमाम सियासत दलों के वोट बैंक या तो उसका साथ इस दौर में छोड़ रहे हैं या फिर बिल्कुल नए अंदाज में किसी दूसरे विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। यानी ये कहे कि विचारधाराओं का परिवर्तन का दौर है यह वोट बैंक के बिखरने और एकजुट होने का काल है ये। यानी किसने इस दौर में कल्पना किया था कि महाराष्ट्र के भीतर मुसलमान शिवसेना और वह भी उद्धव ठाकरे को वोट करेंगे? यह कल्पना के परे थे। या किसने इस दौर में कल्पना किया था कि मायावती की चुप्पी के बाद दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं पड़ेगा बल्कि वह इंडिया के साथ जाएगा और वह उसकी अगुवाई करते हुए कांग्रेस के साथ वह खड़ा हुआ इस दौर में नजर आएगा? यह कल्पना तो आरएसएस के संगठन वनवासी कल्याण आश्रम तक नहीं किया था कि आदिवासी का वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि खिसकते खिसकते वो कांग्रेस के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। यानी सियासी तौर पर भारत देश के सामाजिक दरारें केवल भाषणों के जरिए नहीं बल्कि इस बार वोटिंग पैटर्न के भीतर भी नजर आ रहा है। और उसी को लेकर के दिल्ली की राजनीतिक गलियारों की धड़कनें जो काफी बढ़ी हुई है, अब उसने मैसेज देने शुरू कर दिए हैं कि हर हाल में उन पुराने साथियों को ढूंढिए जिसके आसरे एनडीए की सरकार चला करती थी। उस दौर में छत्रकों को सहलाइए जो अपने तौर पर जानते समझते बूझते हैं कि वह दिल्ली की गद्दी से उन्हें कोई मतलब नहीं है बल्कि अपनी राज्य के भीतर अपनी सत्ता को संभाल कर रखना और सत्ताधारी होकर राज्य को चलाना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी ऐसे लोगों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है या फिर सियासी तौर पर कैसे उन्हें बताया जाए समझाया जाए, इसको लेकर के विचार मंथन की दौर काफी तेजी से चल रहा है। और इस दौर में हर कोई जानता है कि इस विचार मंथन में कोई बहुत बड़ी संख्या में तादाद शामिल नहीं है। वो हर कोई इस दौर में जानता समझता है कि बीजेपी के कद्दावर नेता भी इस दौर में इस मंथन से बाहर है। इस दौर में ब्यूरोक्रेट्स के डील हैं, इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इस भारत देश के भीतर में गृह मंत्रालय की अपने बड़े बड़े अधिकारी या फिर कहे खुद इस दौर में गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेहतरीन करीबी लोगों की मौजूदगी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी लगातार है। रैली कम की गई है या फिर नहीं पहुंच रहे हैं रैली में, इस दौर में कुछ काम भी निपटा रहे हैं, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस दौर में यह है कि अगर 272 का आंकड़ा नहीं छू पा रहा तो उसके बाद भी 272 तक पहुंचना है तो ठीक वैसे हालात होने ही नहीं चाहिए जो हालात एक समय भारतीय जनता पार्टी के 1996 के भीतर हो गई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको कहना पड़ गया था संसद के भीतर कि मैं चूंटे से भी किसी की मदद नहीं लूंगा, क्योंकि उस दौर में कोई भी दूसरा राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार नहीं था। बाबरी मस्जिद और उससे निकली हुई राजनीति इस भारत देश के भीतर में एक मोटी रेखा खींच दी थी। तो 1996 का दौर ये 2024 का दौर है, ये 1996 का दौर नहीं है। जिसको इस दौर में साथ लाना है लोग उसको लेकर आए। और इस दौर में हर कोई जानता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी एक दो झटके में इस साथ आ जाएंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं, जिसमें जिक्र नवीन पटनायक का हो सकता है, जिसमें जिक्र बीआरएस यानी टीआरएस का हो सकता है, जिसमें जिक्र जगन रेड्डी का हो सकता है। लेकिन सवाल इस दौर में यह है कि क्या अगर इनके पास भी उतने वोट नहीं हुए जिस आश्रय 272 के आंकड़े तक पहुंचा जाए तो फिर इस दौर में ऐसे क्या होगा?
ऐसा नहीं कि इन सारी धड़कनों के इंडिया गठबंधन नहीं समझ रहा है। इंडिया गठबंधन के भीतर भी इस बात को लेकर हलचल तेज हो चुकी है कि हर हाल में अपने आप को एकजुट रखना है, एक साथ रहना है। और सियासी तौर पर चुनाव के समय जो संदेश इस भारत देश में दिया गया और पहली बार इस भारत देश की जनता चुनाव के लिए तैयार हो गई और उसने अपने अंदाज में वोटिंग की है, इसमें बहुत बड़ी भागीदारी इंडिया गठबंधन या विपक्ष की उस रूप में नहीं रही जैसी यह कह दिया जाए कि यह सियासत की लड़ाई हो रही थी। यह तो इस भारत देश के जुड़े मुद्दे को लेकर के सियासी लड़ाई की शुरुआत हो गई जिसमें जनता अगुवाई कर रही थी देश की। और शायद इसीलिए और इसी वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को दिल्ली के भीतर बैठक बुला ली है और उन्होंने कहा कि इस बैठक में इंडिया अलायंस से जुड़े तमाम लोगों की मौजूदगी होनी ही चाहिए। इस मौजूदगी के मतलब साफ है कि किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन को एक साथ होना है। यानी पहली खबर बंगाल से आई जिसमें ममता बनर्जी ने कहा जी नहीं, हम नहीं आ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दिन चुनाव भी है और उस दौर में बंगाल के भीतर उस चक्रवाती तूफान भी अभी आया हुआ, तो हाँ उन्हें उससे निपटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हल्का इशारा काफी है कि चुनाव तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है, बंगाल में है तो वहां भी है, लेकिन ये मीटिंग के दौर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधित्व के तौर पर चंपई सोरेन भी पहुंचेंगे। चुनाव तो वहां पर भी है, लेकिन इन सारे तमाम परिस्थितियों के भीतर किस प्रकार से दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई है और उसमें दिल्ली अब अपने तौर पर किसे साथ लेना है और इस दौर में किसे छिटकने नहीं देना है, इसकी कवायद जिस तेजी के साथ इंडिया गठबंधन के भीतर चल पड़ा है, उसका पहला संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद ही दिया है कि दरअसल बकौल प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र के भीतर हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए सबके साथ। बकौल प्रधानमंत्री बोल रहे थे अब ना वो बीजेपी है ना ही अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर है, ये तो मोदी का काल है। और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी के भीतर की तमाम कद्दावर नेताओं को इस दौर में दरकिनार करते चल गया, तो ऐसे में अब कौन छत्रक साथ खड़ा होगा, वह अतीत की बात है या फिर मौजूदा समय में कोई नई रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि अगर इंडिया अलायंस के भीतर इस दौर में अगर आप झांकेंगे तो हो सकता है कि आपको अखिलेश यादव दिखे, हो सकता है कि आपको बिहार में तेजस्वी यादव दिखे और इन दोनों की राजनीति सियासत के अलावा किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता की राजनीति आपको ऐसी दिखाई नहीं पड़ेगी जो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो। ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों की सियासत अगर सामने है तो ही भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी है, यानी दोनों एक साथ मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में अखिलेश और बिहार में तेजस्वी दोनों के तेवर काफी जोर से तेज हो चले हैं। अगर अतीत के पन्ने को अगर दोनों को खोल दीजिए और देखना शुरू कीजिए कि अगर परिणाम अगर जनादेश अगर इन लोगों को नहीं आया और सत्ताधारी पार्टी के तौर पर खुद को सत्ता में बरकरार रखने के मशक्कत भारतीय जनता पार्टी ने इस दौर में शुरू कर दिया है और धड़कनें अगर दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पे बढ़ी हुई है, तो उन सब के बीच कौन कौन से नेता अतीत में साथ थे, हर कोई आपको साथ दिखाई पड़ेगा। वह चंद्रबाबू नायडू वो तो साथ आ चुके हैं, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू को सीटें अगर इस दौर में नहीं मिले तो फिर जगन रेड्डी को साथ लाया जाएगा। अगर नवीन पटनायक को भारतीय जनता पार्टी ने मात दे दिया, ओडिशा के भीतर इसके बावजूद भी बीजेडी साथ पहले भी थी, तो साथ क्यों नहीं आ सकती है। इसके कयास और इसके रास्ते बनाए जाने लगे हैं और सवाल तो इस दौर में यहां तक उठने लगा कि BRS चंद्रशेखर राव भी एक समय एनडीए के साथ हुआ करते थे, तो इसमें क्या दिक्कत है 2024 में साथ आने में। उद्धव ठाकरे जब टूटी नहीं थी तो एक साथ ही तो खड़ी थी, लेकिन क्या सच में सियासत की दूरियां इतनी बढ़ चुकी है कि दरअसल इस दौर में दिल्ली की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि कल्पना किसी ने नहीं किया था कि नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीति इतनी बड़ी होती चली जाएगी और इतनी अलग थलग पड़ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी उनके सामने छूटने लगेगी और जो रास्ते भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के जरिए तलाशने की प्रयास किया उसमें उन्हें मात मिली। यानी दलित वोट साथ आया नहीं, मुसलमान आए तो उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं। आदिवासियों ने भी इस दौर में साथ छोड़ना शुरू किया। इस दौर में ओबीसी की तमाम जातियों के भीतर यह मशक्कत होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों खड़े हैं और खास तौर पर एक समय यही कहते थे कि हिंदू संकट में है। आज हाथ में संविधान लेकर के यही बात कर रहे हैं कि संविधान संकट में है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस तो अपने तौर पर हर बात का जिक्र कर रहा है,
लेकिन सवाल तो दिल्ली के धड़कनों का है इस दौर में, जो यह बात महसूस कर रही है कि क्या होगा। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और शायद प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी अब उस रास्ते को ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से साथी होंगे जो नए तरीके से उन्हें सत्ता में बरकरार रखा जाए। यह जिक्र जरूर चलने लगा है कि अगर 272 नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी चलेगी लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोनों इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे जब अपने नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद नरेंद्र मोदी को ही चुन लेंगे? तो फिर क्या ऐसे में विपक्ष की राजनीति को साधने वाले तमाम छत्रक अपने राज्य की राजनीति को समझेंगे? चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु ही क्यों ना हो। तो क्या ऐसे में 2024 में ऐसी परिस्थिति आ सकती है? एक कहते असंभव सी परिस्थिति है जिसके भीतर नरेंद्र मोदी अपने कद के साथ और अपने भाषणों के जरिए नहीं बल्कि पॉलिसी के जरिए इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब उनके साथ कौन आएगा। और यह परिस्थिति कमोबेश 1996 वाली आकर 2024 में खड़ी हो चली है। तब बाबरी मस्जिद का जिक्र था और आज के दौर में नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के तौर तरीके हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस रास्ते को दिल्ली में टटोला जा रहा है सीक्रेट मीटिंग के जरिए, उसमें 2-3 बातों का खुले तौर पर जिक्र होता है। एक बात का जिक्र है कि दरअसल कौन साथ इस दौर में आएगा। अगला जिक्र है कि जी नहीं, 2024 के बाद एक नई परिस्थिति इस भारत देश के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार के जरिए ही दिखानी है, जिसके भीतर पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर भी काम करेगा। राज्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी भी नजर आएगी। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? ऐसा स्थिति हो या फिर ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में यह संदेश एनआई को दिए इंटरव्यू में इस बात का मैसेज संकेत इस रूप में बाहर दे रहे हैं। आखिरी दौर जब मीडिया वाला पूछता है तो बगल मोदी जी कहते हैं कि उसमें हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। एक बात तो ये कि हमारा एक नया दौर शुरू होगा, ये बकौल प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा नया दौर शुरू होगा, उसके अंदर हमारा एक संकेत है। और दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे उनके लिए भी आखिरी दौर है और वो फिर हंसते हैं। तो चुनाव का आखिरी दौर है, इतना ही भर नहीं है, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। ये बगौल प्रधानमंत्री का कहना था। तो प्रधानमंत्री के कहने का 2-3 बातें यहाँ पे बहुत साफ है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो चला है कि इस बार अपने बूते सत्ता में वो आ नहीं सकते हैं। लेकिन सत्ता को गंवाना नहीं है इस दौर में, क्योंकि इस सत्ता के पीछे बीते 10 सालों में जिसका स्टेक लगा है उसमें बहुत बड़ी संख्या कॉर्पोरेट की, वो शेयर मार्केट की है, वो उस अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की है, उस अपने मित्र कॉर्पोरेट की है जिसका सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता रहा है। और यही वह परिस्थिति है जिसके भीतर मौजूदा सत्ता अपनी सत्ता को गंवाने न देने की स्थिति में कहीं तक भी झुकने को तैयार है। यह एक मैसेज निकल करके बाहर आ रहा है, लेकिन इस बात का एहसास मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी को भी है और नरेंद्र मोदी और शाह को भी है। क्योंकि जितनी खटास राजनीतिक तौर पर, सियासत के तौर पर इस पिछले 10 साल में समाज के भीतर धीरे धीरे होती चली गई और सियासत में इस दौर में देश के निशाने पे मतलब पॉलिटिशियंस को लिया गया, वही यह परिस्थिति है कि पहली बार चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो, उनको ये बात पता है कि उनकी अपनी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी चल नहीं सकती है। और वह इस बात को भी जानते हैं कि अब अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे, क्योंकि 2024 एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अगर सत्ता पास नहीं आई तो फिर सालों साल तक की परिस्थिति गायब हो जाएगी। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोल चुके हैं कि आखिरी चुनाव होगा ये, तो फिर किस मिजाज के साथ देश की जनता के सामने खुद को रखा जाए। और 4 जून को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव जो खुले तौर पर अब यह बात बोलने से चूक नहीं रहे हैं कि लालू जी को नहीं डरा पाए तो उनका बेटा क्या डरेगा। और यह तो बिहार है जो उड़ती हुई चिड़िया के पर भी गिन लेता है और तानाशाही 4 जून को खत्म होंगे। बगौल तेजस्वी यादव, तानाशाही 4 जून तक बाकी हम फरियाद ले, लालू जी न डरहियन तो तेजस्वी लालू जी के लड़कवा डरा जाई। हाँ बताइए। अरे मोदी जी, बिहार है बिहार, उड़ती चिड़ियों के भी पंख गिन लेवल। तो ये तेवर जो है एक नई परिस्थिति को जन्म देता है और जिन धड़कनों को
दिल्ली के रायसीना हिल्स पर लाल दीवारों के बीच सुना जा रहा है उस सुनने वाली धड़कनों की मंशा ये है कि क्या सियासत तौर पर अगर 272 के आंकड़े से बहुत पीछे भारतीय जनता पार्टी 2024 में रह गई तो क्या बीजेपी के भीतर हड़कंप नहीं मचेगी? क्या बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों के भीतर कोई हड़कंप नहीं मचेगी? तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो ये साथ सोच करके बीजेपी के साथ आए कि सत्ता के साथ खड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्या स्थिति महाराष्ट्र के भीतर नहीं आएगी जहां पे चाहे अजित पवार क्यों ना हो, एकनाथ शिंदे क्यों ना हो? यह परिस्थिति उन तमाम राज्यों के भीतर नहीं आएगी? और यह स्थिति क्या बिहार के भीतर नीतीश कुमार के सामने नहीं आएगी, जो नीतीश कुमार सत्ता की खातिर इधर से उधर लगातार नजर आ रहे हैं? तो क्या अगर 272 से पिछड़ गए इस बार बीजेपी, तो फिर बीजेपी से पल्ला झाड़ने या फिर प्रधानमंत्री मोदी से पल्ला झाड़ने के लिए नीतीश कुमार क्या वहीं पर डटे रहेंगे या वह भी शिफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि सियासत की पहली जरूरत सत्ता है और सत्ता के बगैर न तो आपकी राजनीति चल सकती है और न ही संगठन संभाला जा सकता है। और इसी दौर में लगातार 10 सालों तक वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, तमाम जगहों की राजनीति को समझिए, सबकी जो कहते हैं ना पैसे की जो पाइपलाइन होती है वो कट कर दिया गया है और सियासत इस दौर में छत्रकों के लिए मुश्किल होती चली गई। तो फिर ऐसे में अगला मंथन दिल्ली के भीतर यह भी होगा, क्या उनके साथ जो खड़े हुए हैं वो साथ देंगे या फिर नहीं देंगे, या फिर वह भी हाथ से निकल जाएंगे? इसके हल्के हल्के संकेत नीतीश कुमार को लेकर पहली बार तेजस्वी यादव भी चचा प्रेम के जरिए बताने और जताने लगे। बकौल तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, हमारे चाचा जो है वो पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। जब कोई बड़ा फैसला लेंगे तो देखेगा ही, देश देखेगा ही। यानी 4 जून तक इंतजार कीजिए और 4 जून के बाद बकौल तेजस्वी यादव चाचा बड़ा सा फैसला ले सकते हैं। और ये इस बात का संकेत तेजस्वी यादव दे रहे थे, अगर त्रिकंसूस कहते हैं ना संसद के स्थिति, अगर 272 के नीचे की परिस्थिति अगर 4 जून में किसी को खुद बहुमत ना मिल पाने की स्थिति में, जो तब जो जोड़ तोड़ की स्थिति में जो लगातार जो दिल्ली के सीक्रेट मीटिंग में जो शुरू हुई, वह कहीं ना कहीं एनडीए को भी तोड़ने की स्थिति में ले जाकर खड़ा कर सकती है 4 जून के बाद। क्योंकि इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कोई भी जुड़ा, वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, यानी कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की धमकी उनके सामने खड़े होकर जिस अंदाज में वो या तो जेल या फिर साथ खड़े होने की मंशा के साथ सियासत के गलियारों में यह सोच पैदा किया गया, वह भी पहली बार था। और यही कारण है कि यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी स्थिति ये डरा रही है, क्योंकि अगर उनके अपने एनडीए की सहयोगी कमजोर होने की स्थिति में उनका साथ छोड़ देते हैं, और सियासत की मिजाज तो ये साफ कह रहा है कि इस दौर में उसी के साथ खड़े हो जाइए जो सत्ता के भीतर है। और खासतौर पर 272 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ना शायद बीते 10 साल की उस अनकही कहानी को सामने लाने के लिए एक मौका इंडिया अलायंस के पास होगा, जहां पर वह यह बात को बता पाएगा कि इस भारत देश के भीतर तमाम जगहों पर सरकारें कैसे गिराई गई, उस गिराने के पीछे कितना पैसा खर्च किया गया था, वो पैसा कौन से कॉरपोरेट दे रहा था। क्योंकि आप ध्यान देंगे तो कर्नाटक की सरकार कैसे गिरी, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरी, महाराष्ट्र में सरकार गिरी ही नहीं बल्कि सियासी दलों को कैसे तोड़ दिया गया। उससे पहले उत्तराखंड के भीतर क्या हुआ था, उसके बाद गोवा में क्या हुआ था। ये तमाम परिस्थितियां ये बताती है कि इस भारत देश के भीतर चुनाव नहीं बल्कि चुनाव के बाद की परिस्थिति बहुत मायने रखती है। और यह मायने रखने वाली परिस्थिति दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के भीतर अब गूंजने लगी है, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। और इन्हीं सारी परिस्थितियों के भीतर शायद पहली बार 10 साल में राहुल गांधी जिस अंदाज में जिस तेवर के साथ खड़े हैं, वह तेवर शायद उन सारे छत्रकों को ताकत पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। क्योंकि ध्यान देंगे कि सियासी तौर पर चाहे वह उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वह हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, चाहे वह ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, चाहे वो चंपई सोरेन ही क्यों ना हो, अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा न किया होता या फिर भारत जोड़ो ना यात्रा नहीं निकालनी पड़ती, तो वह इस भारत देश के प्रति जो अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए, वो अगर देश की जनता से जुड़े सवालों को अगर ना उठाता, अगर इसको माइनस कर दीजिएगा तो फिर वही परिस्थिति हो जाएगी जो 2014 के समय हुआ था। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी इस बात को मानते हैं कि यह एक आखिरी चुनाव है, यह एक आखिरी लड़ाई है।
अगर वो इस बात को समझ रहे हैं तो वह छत्रक को भी ये बात पता है, जो बीते 10 साल से उनके पास कुछ भी नहीं है, संगठन किसी तरीके से बचा हुआ है, हुआ भी जाति के आधार पर। इस भारत देश के मुसलमान एकजुट भी है, इसलिए भी है क्योंकि उसको जरूरत भारतीय जनता पार्टी ने बार बार उससे कही कि बीजेपी उसको वोट के तौर पे मुसलमानों की जरूरत नहीं है बीजेपी को। यानी जाति की राजनीति, उसमें मुसलमानों का एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठकर खड़े होना, और 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर जो भी लाभार्थियों की संख्या थी वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ न खड़ा हो पाना, यह संदेश है कि दरअसल लाभार्थी का खेल भी अंदर से खोखला था। यानी 906 लाभार्थियों के लिए इस भारत देश के भीतर योजनाएं तैयार की गई, और उसके भीतर का सच ये था कि करीब करीब 651 जो योजनाएं थी उसका पैसा पूरे तरीके से बजट के जरिए दिया ही नहीं गया। तो फिर ऐसे में लाभार्थियों के पास पैसा कैसे पहुंचता है? पूरी की पूरी परिस्थिति, और इसके भीतर सबसे बड़ी योजना तो मुद्रा योजना थी, जो 28 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए, किसके पास गए, किस रूप में गए, ये सारे सवाल हैं। और शायद इन्हीं सारे सवालों के जवाब 2024 के बाद एक नई राजनीतिक सत्ता के साथ उठ सकता है। लेकिन इस दौर में वह राजनीतिक सत्ता के हाथ में सत्ता न आए, इसी के प्रयास तो दिल्ली के भीतर हो रहे हैं। और इस प्रयास के ठीक बराबर अपने अंदाज में राहुल गांधी उसी तेवर और तलखी के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। बकौल राहुल गांधी क्या कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सब लोगों को कहना चाहता हूं कि संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशंस को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, नहीं बदलने देंगे। भाइयों और बहनों, जीत निश्चित है इंडिया की। यहां पर मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पर क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। बकौल राहुल गांधी मंच से कहते हैं लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, बकौल राहुल गांधी। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। तो दिल से राहुल गांधी कहता है, राहुल की जो तेवर और तलखी जो है और इसकी धड़कनें अगर दिल्ली में सुनाई दे रही है, तो फिर दिल्ली के मीटिंगों के भीतर इस बात की भी चर्चा हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 बड़े नेता निकलेंगे और उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में वोट हो सकते हैं, यानी सीटें हो सकती है। उसमें एक नाम अगर उद्धव ठाकरे का है तो दूसरा नाम तेजस्वी और तीसरा नाम अखिलेश यादव का भी है। यानी ये सियासी तौर पर यह, इससे पहले ये 3 किसी के बारे में ये बीजेपी ने कल्पना किया नहीं था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर उसकी अपनी राजनीतिक में सेंध लग जाएगी और पूरा सामाजिक ढांचा जो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उसने साधा था, बनाया था, वो एक झटके में बिखर जाएगा। क्योंकि किसी ने इस दौर में कल्पना किया नहीं था कि कांग्रेस के साथ इस अंदाज में तेजस्वी और अखिलेश मिलकर के एकजुट होकर के काम करेंगे। न केवल एकजुट होकर के काम करेंगे बल्कि नारों के शक्ल में, भाषण की शक्ल में, नीतियों के शक्ल में, और सत्ता में आने के बाद क्या कुछ करेंगे इसको लेकर के भी उसी अंदाज में, उसी तेवर और तलखी के साथ अपनी बातों का जिक्र करेंगे। इसने इस बात को किसी ने कल्पना नहीं किया था। बाकी आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।